राज्यसभा। राज्यसभा का सदन का उच्च सदन कहा जाता है। हालांकि सदन दो है, एक निम्न सदन और उच्च सदन। एक छोटों का सदन, एक बड़ों का सदन। छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, उम्र के आधार पर नहीं है। देखा जाए तो उम्र के आधार पर भी है। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है। राज्यसभा की बात करें तो 6 वर्ष कार्यकाल और लोकसभा की बात करें तो 5 वर्ष कार्यकाल। लोकसभा को 5 वर्ष में विघटन होना ही पड़ेगा, जबकि इस राज्यसभा को कभी भी विघटन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो होता है हर 2 वर्ष बाद 1/3 लोग निकाल दिए जाते हैं और 6 वर्ष का कार्यकाल जिनका पूरा होता जाता है वो निकलते जाते हैं और नए भर्ती होते रहते हैं। बड़ों का सदन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक अप्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हैं। जैसे आपने चुना एमएलए और एमएलसी को, और एमएलए एमएलसी चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। इसीलिए बड़े जो लोग चुनते हैं उन्हें हम बड़ों का सदन कहते हैं, और जो आम जनता चुनती है उसे हम छोटों का सदन यानी लोकसभा कहते हैं। प्रतिनिधित्व तो सदन में दोनों के बराबर ही हैं, पावर दोनों में बराबर है, लेकिन जब कानून बनता है तब। और अब पावर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों की ही बराबर है। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जो कि आपातकाल में भी विघटन नहीं होता, और जबकि आपातकाल जब भारतीय आपातकाल या कोई भी लगता है तो उसमें लोकसभा को विघटित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति अपनी तरफ से भी 12 लोगों का प्रतिनिधित्व कराते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति विज्ञान कला के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा, समाज सेवा में 12 लोगों को चयनित कर देते हैं। आजकल हम देखते भी रहते हैं, जैसे कोई एक्टर या एक्ट्रेस या जो भी है, इनको लगता है ये कला में क्षेत्र में उत्कृष्ट है, उनको वहाँ पर सीट दे दी जाती है। तो ये लोग 12 होते हैं। ये 12 लोग राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं जा सकते किसी भी, जैसे महाभियोग जैसी परिस्थितियां हैं या फिर धन विधेयक जैसे प्रस्तावों उन पर, लेकिन ये राष्ट्रपति के चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन ये हिस्सा ले सकते हैं, किसी भी कानून बनाने पर अपना मत दे सकते हैं। जैसे ही कोई कानून बनता है तो लोकसभा से जैसे ही सेकंड रीडिंग के लिए जब राज्यसभा में आता है तो उसमें अपनी पूरा व्यक्तित्व या पूरी उपस्थिति रखते हैं। अब बात करें हम राज्यसभा में टोटल संख्या कितनी है तो 250 है। 250 रखी जा सकेगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा पीओ के जो इलाका है वो हमारा घिरा हुआ है। तो जब भी पीओ के हमारे पास आएगा तो ये पूरे 250 हो जाएगी, इसीलिए 250 रखी गई। आगे के भविष्य को देखते हुए वर्तमान में कितने हैं सवाल उठता है, 243 हैं, जबकि 233 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। 12 जो है वो राष्ट्रपति की देन है, यानी कि 12 उनके द्वारा नियुक्त किए गए। ठीक है, वर्तमान क्षमता 243 ही है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करें तो राज्य में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका, बड़ों का सदन एमएलए एमएलसी इनको चुनकर भेजते हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व, सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। जहां जनसंख्या ज्यादा वहां पर सीटें ज्यादा, जहां पर एमएलए विधायक ज्यादा वहां पर सीटें ज्यादा निकलेंगी। जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश देख लो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा, जनसंख्या ज्यादा है इसीलिए, तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें भी होगी, क्योंकि वहां पर एमएलए भी सबसे ज्यादा 403 है, इसीलिए वहां पर संख्या ज्यादा रहेगी। जो छोटे छोटे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर एक एक रहती है, और कुछ कुछ में तो थी भी नहीं। कुछ कुछ जैसे अंडमान निकोबार वगैरह इनमें तो है भी नहीं, क्योंकि वहां जनसंख्या इतनी कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो वहां पर नहीं निकलता। और फिर केंद्र शासित प्रदेश भी है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर जैसे यहाँ पर विधायक हैं, तो वहां से राज्यसभा के सदस्य भी निकल आते हैं। तो 8 में 5 तो ऐसे ही हैं, काट दो उनको। 3 है जो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश, जिनसे राज्यसभा की सीटें निकलती हैं। और कितनी निकलती हैं वो आपके सामने एक एक निकलती है। वहीं पर अमेरिका की बात करें, अमेरिका हमारी तरह चलता है ना, तो वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर 50 स्टेट हैं, 50 स्टेटों में 2-2 सीट निकलती हैं उनकी, हर स्टेट से बराबर है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हर राज्य में अलग है, इसलिए भिन्नता हो जाती है। किसी राज्य में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में और कम है, क्योंकि बात सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन कम ज्यादा है तो इसीलिए कम ज्यादा सीटें भी हो जाती हैं। एकल संक्रमणीय मतदान होता है इनका, एक संक्रमणीय इनका मतदान होता है, जैसे राष्ट्रपति जी का होता था वैसे ही। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनेंगे, आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है, 80 के सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। इसके अलावा संसद ने आरपीए 1951 में संशोधन करके राज्यसभा की चुनाव प्रणाली में 2 संशोधन किए। पहला था राज्यसभा उम्मीदवार
जरूरी नहीं है उसी राज्य का हो, उसी क्षेत्र का हो, लेकिन वो चुना जा सकता है। दूसरा था उनका गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था की गई। गुप्त मतदान नहीं होगा, खुला मतदान होगा और अपने उसमें चॉइस रखी जाती है, उससे बोलते हैं एक संक्रमणी व्यवस्था, एकल संक्रमणी। आज हम सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा, जैसे हम चर्चा की, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है जो सबसे ज्यादा सीट रखता है अपने पास, वो रखता है 31 सीटें। और 80 में लोकसभा की भी बताता जाऊंगा, साथ साथ में लोकसभा का भी अनुभव होता जाएगा। 31 रखता है राज्यसभा और 80 रखता है यहाँ पर लोकसभा की। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र 19 रखता है राज्यसभा और यहाँ पर 48 रखता है लोकसभा। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु 18 रखता है राज्यसभा और 19 रखता है यहाँ पर, 39 रखता है यहाँ पर लोकसभा। यहाँ बिहार और पश्चिम बंगाल की सेम है, 16-16 है और यहाँ पर इनकी भिन्नता है दोनों में, लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में समानता है। कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11-11 सीटें आपको मिलेगी। राजस्थान, उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जिनमें 10-10 सीटें हैं। तो जोड़े से याद कर सकते हैं, 3-3 का जोड़ा बना सकते हैं, जोड़ा तो 3 का क्या, तिगाड़ा बना सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं। केरल में 9 है, जबकि पंजाब और तेलंगाना में 7-7 सीटें हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा में 5-5 हैं। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड में 3-3 हैं और पन्डुचेरी, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे छोटे छोटे जो राज्य हैं उनमें 1 मिलेगी। आप फिर से अगर देखो, मेरा क्लास फर्स्ट रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि लोकसभा में डिटेल से पढ़ाई है और ये पैरेलल है, बराबर है। थोड़ी सी देखो उम्र को लेके या सीटों को लेके बस भिन्नता है, बाद बाकी सब एक जैसा ही लगता है मुझे। तो दोबारा फिर रिपीट कर लेना क्लास को, और आरसी को फारसी क्या, कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, वो हिसाब है। आपका सिर्फ रिवीजन क्लास है और डिटेल भी है, दोनों ही है। दोनों चर्चा में सारी चर्चा हो जाएंगी और पॉलिटी रटने वाली चीज तो है नहीं, समझने वाली है कहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमें निजी जीवन में इसकी जरूरत पड़ती है। जम्मू और कश्मीर में 4 हैं, वहीं झारखंड में 6 हैं। योग्यता की बात कर लें तो भारत का नागरिक हो जरूरी है, लेकिन किसी राज्य का हो या ना हो वो अलग बात है। मैंने बता चुका हूं, किसी भी राज्य का हो, किसी राज्य से लड़ सकता है इलेक्शन। विकृत मस्तिष्क मतलब ऐसा ना हो, दिमाग का ठोस, दिमाग का धनी हो, दिवालिया ना हो, बैंकक्रप्ट यानी लेकर किसी का नहीं दिया हो, यानी सिविल अच्छा होना चाहिए उसका, 850 सिविल होने चाहिए, 786 740 मतलब 750 से ऊपर होना चाहिए सिविल का, मतलब है दिवालिया ना हो, मतलब ऐसा बेईमान प्रवृत्ति का नाम आदमी होना चाहिए, कंगाल नहीं होना चाहिए, थोड़ा वजूद वाला होना चाहिए। 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, इसलिए 25 वर्ष लोकसभा में था तो इसमें 30 वर्ष है। वहीं पर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल की कोई दिक्कत ही नहीं आती, 6 वर्ष का इनका खुद का कार्यकाल है, हर 2 साल 1/3 लोग निकलते जाएंगे और लोग ये बने रहेंगे। परमानेंट बॉडी है, 2 वर्ष बाद ये निकलते रहते हैं और नए चुनकर आते हैं और 6 वर्ष का पर्सनली इनका अपना कार्यकाल होता है। या तो कोई सदस्य स्वेच्छा से राज्यसभा सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके इस्तीफा दे देता है तो वो माना जाएगा कि वो निकाल दिया गया है। अगर फिर भी वो 60 दिन तक, अगर कोई सदस्य 60 दिन तक वहां पर उपस्थित नहीं रहता है तो उसे सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उसे अयोग्य साबित कर देंगे और कह देंगे गेट आउट फ्रॉम हियर। मतलब 101 सब क्लॉज 4 में लिखा हुआ है, आदमी कोई भी 60 दिन के अंदर अगर नहीं जाता है किसी सभा में या जो मीटिंग होती है उनमें, सेशन में नहीं जाता है तो उसे निकाल दिया जाएगा। यदि न्यायालय उस चुनाव को अवैध या शून्य घोषित कर देता है तो भी उसे निकाल दिया जाएगा। ये भी सही है। शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को चुना जाना और उससे शपथ दी जा सकती है, अनुसूची 3 में दिया हुआ है। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही मानी जाएगी इनडायरेक्टली, लेकिन राष्ट्रपति भी दे सकते हैं या राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति को तैयार किया जाए वो व्यक्ति भी दिला सकता है। अयोग्यताएं लाभ के पद पर न हो, सही है। विकृत बुद्धि बता दिया, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता न ली हो, भारत का नागरिक हो, किसी कानून के तहत संसद द्वारा अयोग्य ठहरा गया हो या फिर 2 साल जेल ना गया हो। अगर 2 साल जेल गया है या 2 साल से ज्यादा तो भी वो अयोग्य ठहरा जाएगा। भ्रष्टाचार के दोषी ठहराया गया ना हो, चुनाव या चुनाव से संबंधित जैसे उसने कोई
पहले वाले चुनाव में कुछ ऐसा गलत किया है तो भी निकाल दिया जाएगा। अपराध में 2 से ज्यादा साल का वो नहीं होना चाहिए। और हाँ, चुनाव के अंदर अपना ब्यौरा देना होगा, उससे अपने खर्चे का ब्यौरा देना होगा। ऐसे नहीं आम जनता को वो आम जनता को विदा गिरा के उसमें खरीद लिए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे किसी ऐसे निगम पर लाभ पद पर नहीं रहना चाहिए जो 25% उसका अपनी हिस्सेदारी हो सरकार में, अपनी सैलरी की। जैसे मान लो 1 लाख उसकी सैलरी तो 25,000 सरकार से ना आ रहे हो। अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा चुनाव आयोग की सिफारिश पर, ऐसे डायरेक्ट नहीं तो पर्सनल दुश्मनी हो जाएगी। अयोग्यता चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी उसे अयोग्य ठहरा सकते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा, यही राज्यसभा की शक्तियां व कार्य क्या क्या है। संविधान द्वारा कानून बनाने में कार्य वित्त विधेयक को छोड़कर, यानी धन विधेयक को छोड़कर बाद बाकी सभी पर इसकी निगरानी रहेगी। लोकसभा ने कोई कानून बनाया उसको सेकंड रीडिंग में राज्यसभा पढ़ेगी, सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकती, ये भी इंपोर्टेंट है। लोकसभा द्वारा पास साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रख सकती है, लेकिन धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन में उसे पढ़ना भी नहीं, कैंसिल भी नहीं कर सकती, क्योंकि धन विधेयक है वो तो जाना है द्वारा राष्ट्रपति तक। लेकिन साधारण विधेयक है तो उसे 6 महीने तक अपनी जेब में रख सकती है राज्यसभा। उसे नहीं समझ में आ रहा, नहीं पास कर रही, 6 महीने तक रख सकती है और फिर पुनः विचार के लिए भेज सकती है वापस। लेकिन धन विधेयक को नहीं वापस दे सकती, नहीं ज्यादा दिन रख सकती है। अनुच्छेद 108 कहता है धन विधेयक को छोड़कर बाद बाकी सबको, सारे विधेयक को अपने पास रख सकती है, रीडिंग कर सकती है और मना भी कर सकती है। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा लोकसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। अगर उनको लगता है कुछ चीज बदलाव करनी है तो बराबर वोट की जरूरत है, उसे साधारण बहुमत कहते हैं। 109 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा से ही प्रस्तुत किया जा सकता है और डायरेक्ट श्री राष्ट्रपति पास करेंगे। लोकसभा इसे पारित कर अपनी सिफारिश के लिए राज्यसभा को भेज सकती है, तो राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है। 1989 में 64वां 65वां संविधान संशोधन हुआ था। लोकसभा पारित होने के बाद यह विधेयक राज्यसभा की मंजूरी न मिलने के कारण नष्ट हो गए। राष्ट्रपति की आपातकालिक घोषणा को दोनों सदनों से मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। जैसे राष्ट्रपति कोई भी इमरजेंसी लगाना चाहते हैं तो राज्यसभा लोकसभा के दोनों से पूछकर ही इमरजेंसियां लगाएंगे। अगर बात करें घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा द्वारा अनुमोदित अनिवार्य है। और लोकसभा मान लो पहले ही भंग कर दी, उन्होंने विघटन कर दिया कि जाओ तुम्हारा कार्यकाल खत्म, अब मैं इमरजेंसी लगाने जा रहा हूं, और तो फिर किसको पूछेंगे राष्ट्रपति जी, तो राज्यसभा को पूछना अनिवार्य है। अन्य शक्तियां की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, पहली बात, और वो नहीं लेंगे जो उन्होंने 12 चुने थे, ठीक है, मनोनीत वाले नहीं लेंगे। यहाँ पर 12 की जिक्र किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। हाँ, ये बात सही है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के 12 को छोड़कर निर्वाचित, ठीक है। महाभियोग की जब बात आती है तो इसकी प्रक्रिया में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी के खिलाफ राज्यसभा के सभी, सिर्फ 12 को छोड़कर। अनुच्छेद 249 में कुछ विशेष शक्ति दी गई है राज्यसभा को। वो शक्ति क्या है, राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 हो जाती है किसी के खिलाफ में, तो कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है राज्यसभा, पूर्ण बहुमत से घोषणा कर सकती है। राज्य सूची में उल्लेखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर कानून बना भी सकती है, 2/3 राज्यसभा करती है। तो राज्यसभा अब तक 2 बार ऐसा प्रस्ताव पारित कर चुकी है, पहली बार 1952 में और दूसरी बार 1986 में। 1952 में क्या था, व्यापार वाणिज्यिक निर्मित वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया, और दूसरी बार 1986 में इसने राज्यसभा ने संसद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पर सुरक्षा की व्यवस्था के संबंध में कानून बनाने को कहा था, अधिकार दे दिया था। अगर बात करूं मैं वही अनुच्छेद 312 यूपीएससी यानी अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब राज्यों की सेवाएं या केंद्र की सेवाएं जो सिविल परीक्षाएं होती हैं, उनमें 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद को अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का भी अधिकार है राज्यसभा को। जैसे बाद में कई सेवाएं बनी, वन सेवा बनी, स्वास्थ्य सेवा बनी, भारतीय इंजीनियर सेवा बनी और भारतीय चिकित्सा सेवा बनी। 1965 में राज्यसभा ने भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा बनाने का भी अधिकार पास कर दिया था संसद से। प्रथम राज्यसभा विपक्ष के नेता अभी कौन थे पहले, तो ये थे श्री
श्री श्री श्याम नंदन मिश्रा। और अभी वर्तमान में कौन है राज्यसभा के विपक्ष के नेता, तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो पक्ष दोनों चलते हैं। पक्ष तो वही रहेगा जैसे जिसकी लोकसभा की सीटें ज्यादा राज्यों में हो गई या ज्यादा राज्यों में उस जो पक्ष में पार्टी है उसकी ज्यादा सीटें होंगी, विधायक ज्यादा होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है तो राज्यसभा में वर्चस्व उनका ही ज्यादा रहना है। विपक्ष में कौन बैठेगा, तो विपक्ष वाले जिसके कम होंगे, तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं विपक्ष के नेता। संसद में विधायी प्रक्रिया चलती कैसे, यानी कानून पास कैसे होता है, तो वो देखिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, उसको निर्देश दिया जाएगा ये बिल है किस बात का, जो बिल आया विधेयक आया वो है किस बात का। उसके बाद पब्लिकेशन इन गजट उसमें रखा जाएगा। उसके बाद पहली रीडिंग होगी, फिर सिलेक्ट कमेटी यानी कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद दूसरी बार पढ़ाया जाएगा, फिर थर्ड रीडिंग। उसका बिल द अदर हाउस यानी राज्यसभा पहुंचेगा। राज्यसभा वहां से पास करके प्रेसिडेंट के सामने पेश करेगी। उसके बाद प्रेसिडेंट उसमें साइन मार देंगे और कानून बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें सेकंड और थर्ड रीडिंग जो पड़ी है वो राज्यसभा की है और पहली जो रीडिंग थी वो लोकसभा की है। तो ये कोई बिल लेके आया, और बिल भी दो प्रकार के होते हैं, एक निजी और एक सरकारी। निजी और सरकारी दोनों, लेकिन लोकसभा राज्यसभा दोनों का अधिकार बराबर होता है किसी भी बिल में। बिल परिचय के आधार पर सरकारी विधेयक और निजी विधेयक दो प्रकार के होते हैं। सरकारी विधेयक की बात करें तो मंत्रिपरिषद किसी भी मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला विधेयक सरकारी विधेयक है। वहीं निजी विधेयक की बात करें तो मंत्रिपरिषद के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा तैयार किया गया विधेयक ये निजी विधेयक किया जाएगा। बाहरी लोग कोई पेश करे तो उसे निजी विधेयक किया जाएगा। लोकसभा सदस्यों का चुनाव ये मैं पढ़ा चुका हूं, बस उतना ही है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 मतदान क्या 21 से 18 कर दी गई थी, और आगे चल के इसी में कुछ संशोधन किया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 1965 के अधिनियम से लोकसभा के सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेशों से सीधे चुनाव के तहत चुना जाता है। यह पर लोकसभा में पहले पढ़ा चुका हूं। एक्स्ट्रा जानकारी में यह है कि जो राज्यसभा है उसकी उम्र 30 वर्ष और इस कार्यकाल की इसकी उम्र 25 वर्ष और इसका कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का जबकि 6 वर्ष होता है। और कुछ हम जानकारी जुटा लें, 104वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। लोकसभा चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम के तहत होगा, मतलब जो एंग्लो इंडियन थे उनको खत्म कर दिया गया। जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे एंग्लो इंडियन यानी संकर लोग, यानी एक विदेशी है महिला या पुरुष और एक भारतीय है जो अंग्रेजों के जमाने पर रह गया था। जो दाल और चावल की जो खिचड़ी बनती है उस खिचड़ी का कहते हैं हम एंग्लो इंडियन। माफ करना, मतलब समझाने के लिए कहना पड़ा। मतलब एंग्लो इंडियन वो जिनका रिश्ता एक बाहरी पुरुष या महिला से हो और वो एंग्लो इंडियन कहले जाते हैं। अब आके 2019 में से खत्म कर दिया 104वां संविधान संशोधन में, अब उतने ही रह गए, 2 हटा दिए गए। ठीक है, रिजर्व सीट हटा दी गई। सेम वही है जो उसमें था, राज्यसभा में था, आयोग था वही है जो राज्यसभा में थी। हाँ, आरक्षित सीट लेना चाहते हैं आप तो इसमें SC ST होना जरूरी है, उसी राज्य का, उसी क्षेत्र, उसी निजी क्षेत्र का SC ST OBC यानी पिछड़ा वर्ग, तो आप आरक्षित ले सकते हैं। लेकिन आप जनरल से आते हैं तो आरक्षित नहीं ले पाएंगे। अयोग्यता पर ये सेम है। बात आती है दल बदल के आधार पर। राज्यसभा में तो ऐसा होता है नहीं दल बदल, लोकसभा में दल बदल हो जाता है। दल बदल का मतलब है ये आदमी कहीं से जीत कर आया, इस आदमी ढोली बजाई, ये कूद कर इसमें कूद गए, यानी इस पार्टी से कूदकर उस पार्टी पर कूदना। जैसे किसी पार्टी से हम जीत कर आए, वो पार्टी बहुमत में नहीं थी, उससे बहुमत की जरूरत थी दूसरी पार्टी को, तो हम साथ में निकल गए इधर और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, वो पार्टी बन जाती है। आपकी तो वैल्यू इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप दूसरी पार्टी को छोड़कर आए हैं। जैसे ही महाभारत में युद्धसु निकल के कौरवों से पांडवों में आ गए, है ना, तो ऐसे ही इसको रोकने के लिए एक बिल लाया गया और वो राजीव गांधी जी लेकर आए। इस बिल के अनुसार यह था कि 1992 ये आया तो 10वीं अनुसूची के तहत इसे बंद किया गया। दिनेश गोस्वामी समिति थी, 1990 में कहा गया कि दल बदल विरोधी कानून के तहत प्रतिनिधियों का आयोग घोषित करने का निर्णय लिया गया। अगर कोई आदमी सिंगल आदमी किसी पार्टी में जाता है, फिर दूसरा जाता है, दूसरे दिन तीसरा दिन जाता है, उससे उसकी निरस्त कर दी जाएगी, जो उसकी योग्यता है या जीत कर जो आया है उसे खत्म कर दिया जाएगा।
अगर कोई पार्टी पूरी पूरी किसी मर्ज होती है यानी 2/3 हिस्सेदारी जाती है तो उसे दर बदल नहीं, उसे कहा जाएगा यानी विलय, किसी पार्टी में विलय करना। ये 2003 का था। दिनेश गोस्वामी समिति ने ये कहा था कि दल बदल कानून पर रोक लगानी चाहिए। जबकि दूसरा 2003 में आया 91वां संविधान संशोधन, इसमें कहा गया यदि पार्टी के 2/3 लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं उसे पार्टी छोड़ा नहीं कहा जाएगा, पार्टी को मर्ज कहा जाएगा यानी पार्टी को विलय कहा जाएगा। लोकसभा की अवधि यानी आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 साल के लिए आयोजित किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं, तितर बितर कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में लोकसभा अपने आप को खारिज मानेगी, लेकिन पहली बार इसे कहा गया था इंदिरा गांधी की सरकार में कि 1 साल मान लो इमरजेंसी लगी रही तो 1 साल इसका समय काल बढ़ा दिया जाए यानी 6 वर्ष कर दिया जाए। बाद में इंदिरा गांधी जी इसको खत्म कर देती है, कहती है नहीं 6 साल नहीं 5 साल ही रहने दो। मान लो इमरजेंसी नौबत ना आए, इमरजेंसी लग भी जाती है तो उसका कार्यकाल जो शेष बचा है उतना ही चलाएंगे, 1 साल नहीं बढ़ाया जाएगा। 76 का था, उसमें कहा गया था इन्होंने कि इसके 5 की जगह 6 कर दो, 1 साल बढ़ा दी जाएगी। लेकिन 78 में उन्होंने ही संशोधन कर दिया कि जैसा था वैसा ही रहने दो। ठीक है। अन्य योग्यताएं में वही है कि भारत में किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नामांकन हो, अभ्यर्थी अधिकतम 2 निर्वाचित क्षेत्रों से उपस्थित हो सकते हैं। नामांकन पत्र उम्मीदवार स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत प्रस्तावों में से किसी एक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधियों के लिए 1 प्रस्तावक होगा। यदि उम्मीदवार स्वतंत्र है तो उसके लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक हैं। ठीक है। शपथ राष्ट्रपति उनके अधिकृत व्यक्ति के समक्ष यानी व्यावहारिक रूप से प्रोटेम स्पीकर के समक्ष, यानी राष्ट्रपति जी वहां से एक आदमी को उठाएंगे, उसको शपथ करा देंगे तथास्तु, और वही आदमी जाके सबको करा देगा तथास्तु, यानी प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिला देंगे। अनुच्छेद 104 के तहत सदस्य शपथ लिए बिना सदन की बैठक में भाग नहीं ले सकते और इनका 1 महीने तक कार्यकाल चलता रहता है। 1 महीने तक ये शपथबाजी चलती रहती है। तो आपकी क्लास यहीं तक है और रुकना मना है। अगली क्लास जल्दी ही आपको मिलने वाली है और आप चलते जाएं, बढ़ते जाएं, किताब खोल कर रखें। मैंने कहता आप नोट पॉइंट करें, आप किताब खोल कर रखें और सिर्फ दौड़ते जाएं।